खाड़ी देशों से एक मजबूत और स्पष्ट संदेश आ रहा है जिसमें बहरीन ने ईरान पर आंतरिक मामलों में दखल का आरोप लगाया और चेतावनी दी कि इससे देश में राजनीतिक मतभेद उजागर हो रहे हैं। बहरीन के राजा हमद बिन ईसा अल खलीफा कहते हैं कि हाल ही में बहरीन की सुरक्षा और स्थिरता के खिलाफ ईरान के हमलों ने देश के अंदर एक छोटे समूह द्वारा की गई विश्वासघात को उजागर कर दिया है, जिसमें वे लोग भी शामिल हैं जिन्होंने उनके अनुसार विदेशी ताकतों के साथ मिलकर काम किया। वे इसे देशद्रोह बताते हुए इसके प्रति बिल्कुल भी सहनशीलता ना रखने की बात कर रहे हैं और जोर देकर कह रहे हैं कि नागरिकता और राजनीतिक भागीदारी, उनके शब्दों में, एक ऐसी अमानत है जिसे तोड़े जाने पर वापस लिया जा सकता है। संदेश बिल्कुल स्पष्ट है। बहरीन इसे केवल बाहरी दबाव के रूप में नहीं बल्कि खाड़ी क्षेत्र में बढ़े हुए तनाव के इस समय में आंतरिक वफादारी की परीक्षा के रूप में भी पेश कर रहा है। और हमारे साथ इस विषय पर और जानकारी देने के लिए अहमद हुसाई जुड़ रहे हैं। वे एक राजनीतिक सलाहकार हैं और मनामा बहरीन में हुसाई एसोसिएट से जुड़े हुए हैं। इस बयानबाजी की तीव्रता को कैसे समझें? क्या ये घरेलू संदेश है या ये सिर्फ बहरीन ईरान तनाव के बढ़ने का संकेत है? देखिए, बहरीन और ईरान के बीच कोई तनाव और नहीं बढ़ रहा है, क्योंकि ये तनाव तो कम से कम 100 साल पहले से ही चले आ रहे हैं। ईरानियों का बहरीन पर दावा बहुत पुराना और स्थायी रहा है, जब तक कि 1971 में पिछले शाह ने मूल रूप से संयुक्त राष्ट्र के सामने इसे छोड़ दिया था। मूल रूप से यह घोषणा और समझौता हुआ कि बहरीन एक स्वतंत्र अरब देश है। फिर 1979 में ये आयतुल्लाह द्वारा फिर से शुरू किया गया, जिन्होंने इसे अपने संविधान में शामिल कर लिया, जिससे वे बहरीन के हमेशा के लिए दुश्मन बन गए जब तक वो रुख नहीं बदलता। एक तरफ बहरीन इसे ऐसे देखता है, युद्ध से पहले तक बाकी खाड़ी देश सोचते थे कि इसका एक राजनयिक समाधान है। युद्ध के दौरान और बाद में हमने देखा कि ये घटता गया, जबकि उन्होंने हर कोशिश की पर कुछ काम नहीं आया। और बस कुछ दिन पहले महामहिम राजा जेद्दा में थे और फिर अबू धाबी में। और उसके बाद हमने देखा है कि कैसे सभी खाड़ी देशों ने, जिसमें बहरीन साम्राज्य भी शामिल है, किसी भी प्रकार के, अगर हम इसे आतंकवादी समूह कहें या अगर हम उन्हें प्रॉक्सी कहें, उन सभी के प्रति बिल्कुल भी सहनशीलता नहीं दिखाई है। सही है। और मैं खास तौर पर राजा द्वारा नागरिकता रद्द करने की चेतावनियों के बारे में और बात करना चाहती हूँ। असल में आप जानती हैं, उनका कहना है कि वे उन लोगों की नागरिकता वापस ले लेंगे जिन्हें बहरीन की सुरक्षा के लिए खतरा माना जाता है। ऐसी चेतावनियों का बहरीन की आंतरिक राजनीतिक स्थिरता पर क्या असर पड़ सकता है? अब जब हम इसके बारे में बात कर रहे हैं तो हमें बहरीनी समुदाय और समाज के अलग-अलग हिस्सों को समझना होगा। जिन 69 नागरिकों की नागरिकता छीनी गई है, वे फारसी मूल के हैं, जो लंबे समय तक बहरीन में बिना नागरिकता के रहे थे। और साल 2002 में उन्हें नागरिकता दी गई थी, मुख्य रूप से इस वजह से कि राजा चाहते थे कि हर कोई आजादी से और बराबरी के साथ रहे। ये तब हुआ जब सभी बहरीनियों ने एक राष्ट्रीय चार्टर पर सहमति दी, जिस पर उसी साल हस्ताक्षर हुए। अब वो पहला समूह था जिसकी नागरिकता छीनी गई थी, क्योंकि जैसा कि बताया गया और मूल रूप से कहा गया, उन्होंने उल्लंघन किया था और देशद्रोह किया था। ये पहला समूह है। अब क्या हम उन अन्य नागरिकों की बात कर रहे हैं जो मूल रूप से बहरीनी हैं? मुझे लगता है हाँ, ये भी संभव है, खासकर जो कुछ हुआ उसके बाद। ऐसी जंग या इस तरह की जंग पहले कभी खाड़ी में नहीं लड़ी गई थी। हमें अपनी सुरक्षा और संप्रभुता की रक्षा के लिए और कदम उठाने होंगे। आखिरकार आपको क्या लगता है कि इस समय ईरानी प्रभाव का सामना करने या उसे सीमित करने के मामले में ये व्यापक खाड़ी रणनीति में कैसे फिट बैठता है? सबसे पहले ये खाड़ी देशों की ओर से एक बड़ा और ठोस संदेश है, जिससे ये दिखाया जाता है कि हम ईरान को अपनी समुदायों, अपनी समाजों और अपनी संप्रभुता के लिए एक खतरे के रूप में स्वीकार करते हैं। ये पहला कदम था और ये बात अब स्थापित हो चुकी है।
लंबे समय में हमें ये समझना होगा कि अब तक जो कुछ भी हुआ है, वो ये स्पष्ट रूप से दिखाता है कि जब असली खतरा किसी पड़ोसी देश से आता है, तो हमें उसके हर पहलू पर सख्ती से नियंत्रण करना होगा। ये सिर्फ रॉकेट्स या ड्रोन ही नहीं, हमारी समुदायों में घुसपैठ भी है। अब ये सब और बर्दाश्त नहीं होगा। और मूल रूप से जो कड़ा रुख अपनाया गया है, खासकर हमारे राजा द्वारा पिछले कुछ दिनों में, वो यही दिखाता है। ईरानी घुसपैठ के मामले में कोई सहनशीलता नहीं है।